हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था किंगडम माइकोटा, किंगडम फंजाई, ठीक है ना। और मेनली मैंने आपको कहा था कि जो सेकंड चैप्टर आपका जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेनली हमको ये तीन किंगडम ही स्टडी करने होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। प्लांटी के लिए पूरा थर्ड चैप्टर है और एनिमेलिया के लिए पूरा का पूरा फोर्थ चैप्टर रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें RHB टेकर ने 5 जगत अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया, जैसे वायरस हो गए, वायरॉइड्स हो गए, प्रियोन्स हो गए, लाइकेन्स हो गए। उनकी जगह जो है वो अभी भी नहीं दी गई है उन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो उनको हम अलग से स्टडी करने वाले हैं। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम के बारे में इस चैप्टर के अंदर दी हुई है उसको भी हम स्टडी करेंगे, यानी छोड़ेंगे नहीं। कोई लाइन एनसीईआरटी की हम छोड़ने वाले नहीं है, एक एक लाइन आपको ढंग से तैयार करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं किंगडम प्लांटी की, या फिर हम इनको कह सकते हैं पादप जगत, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पादप जगत। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पादप जगत में मुख्यतः किसको सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं। पहला पॉइंट तो आ जाता है आपका, जितने भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ जाते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं। और दूसरा, ये जो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं ये सारे के सारे हैं प्लांट्स, सारे के सारे क्या मिलेंगे आपको, पादप। अब एक्चुअल में पादप है किन लक्षणों के आधार पर इनको इस एक जगत में इंक्लूड किया गया है, तो उनके बारे में देखें कि इनके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। क्या उपस्थित होता है इनके अंदर, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक उपस्थित होता है। और हरित लवक किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी इस जगत में आने वाले सभी जीवों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने वाली है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर क्या होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। और जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है ऐसे जीवों को आप क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को आप कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स का अभिप्राय क्या होगा, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। तो ध्यान में रखें, किंगडम प्लांटी में मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं। आप कह सकते हैं मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स की फॉर्म में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, प्लांट्स को। और प्लांट्स जो है वो इस किंगडम में आ रहे हैं, तो किस फीचर्स के बेस पर आ रहे हैं, कौन से लक्षणों के आधार पर इनको इंक्लूड किया है। तो पहला लक्षण आ जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है। दूसरा कैरेक्टर की बात करें तो दूसरा कैरेक्टर यहां पर आ जाता है आपका कि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अब आपको पता है कोशिका भित्ति तो फंजाई में भी प्रेजेंट थी, कोशिका भित्ति जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट थी, है ना, थी ना, और मोनेरंस के अंदर भी प्रेजेंट थी। फिर यहां पर कौन सा अलग सा पॉइंट हुआ, तो ध्यान में रखें सेल वॉल प्रेजेंट, बट ये जो सेल वॉल है ये होगी सेल्यूलोजिक सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। और सेल्यूलोजिक सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ध्यान में रखें कि सभी जीवों के अंदर सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। पादपों के अंदर स्पेशली जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। उसके बाद में हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन की फॉर्म में हमने कहा कि भैया इन जीवों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ये।
किसी अन्य जीव के ऊपर ये निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन इनमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आंशिक रूप से विषमपोषी, आंशिक रूप से परजीवी, या फिर आंशिक रूप से आप कह सकते हैं परभक्षी भी हो सकते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं परभक्षी पादपों के। और परभक्षी पादप या फिर आप इनको कह सकते हैं कीटभक्षी पादप। बात की जाए यदि कीटभक्षी पादपों की, तो इसमें मुख्यतः दो उदाहरण आपको ध्यान में रखने, एक है ब्लैडरवर्ट और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप दो पादप हैं आपके, जिन्हें आप परभक्षी पादप या आप कीटभक्षी पादपों में सम्मिलित करते हैं। इन पादपों की विशेषता क्या है? इन पादपों की विशेषता, ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और ये कीटों से अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। तो ध्यान में रखें, कीटों का भक्षण करते हैं, तो ये क्या हो गए? परभक्षी हो गए। और अगर यही पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना, तो इन्हें हम क्या कह देंगे? इन्हें हम कह देंगे स्वपोषी। तो यहां से क्वेश्चन जो निकलता है वो निकलता है आपके इकोलॉजी का, कि देखो एक ही पादप है जो दो तरह का व्यवहार कर रहा है, परभक्षी व्यवहार ही है, परभक्षी व्यवहार भी है और स्वपोषी व्यवहार भी है। इट मींस देखें अब कि अगर मैं बात करूं पोषक स्तर पर या ट्रॉफिकल लेवल की, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब ये भोजन का निर्माण करता है, इस टाइम पर ये आपका ट्रॉफिकल लेवल नंबर फर्स्ट के ऊपर रहेगा। ट्रॉफिकल लेवल फर्स्ट का मतलब हुआ पोषण स्तर प्रथम, है ना। तो ध्यान में रखें कि आपको कभी कभार पूछ लिया जाए कि कौन सा जीव जो है, या इस प्रकार से एग्जाम्पल देकर आपको पूछ लिया जाए कि ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, अगर वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो एक खाद्य श्रृंखला में वे कौन से पोषक स्तर पर होंगे? तो वे प्रथम पोषक स्तर पर होंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि वीनस फ्लाई ट्रैप या ब्लैडरवर्ट के द्वारा किसी कीट का भक्षण किया जा रहा है, परभक्षी की बातें व्यवहार कर रहा है, तो इस दौरान ये एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर पर होंगे? तो बताएं कौन से पोषक स्तर पर होंगे? ये होंगे ट्रॉफिकल लेवल थर्ड पर। किस पर होंगे? ट्रॉफिकल लेवल थर्ड पर। क्यों? क्योंकि ये वो जीव हैं जो किसी शाकाहारी को खा रहे हैं। तो इनिशियली प्लांट जो है वो ट्रॉफिकल लेवल फर्स्ट पर होते हैं, फिर शाकाहारी जो है वो ट्रॉफिकल लेवल सेकंड पर होते हैं, और उनका भक्षण करने वाले ट्रॉफिकल लेवल थर्ड पर है। तो जो कीटों को खा रहे हैं, तो कीट पक्षी हो गए एक तरीके से, वो आपके ट्रॉफिकल लेवल थर्ड पर आने वाले हैं। तो ये इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में कुछ जो पौधे होते हैं वो परजीवी के रूप में भी जीवन व्यतीत करते हैं। तो न्यूट्रिशन में बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर मिल गई है कि जनरली सारे पौधे जो हैं नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करें, मैक्सिमम केस की बात करें, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन कुछ परभक्षी या कीटभक्षी या आप विषमपोषी भी कह सकते हैं इनको, और कुछ जो है वो परजीवी। परजीवी के रूप में कौन? तो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है परजीवियों का, कसकूटा। कसकूटा कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में हम इसको कहते हैं अमरबेल। क्या कहा जाता है इनको? अमरबेल के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूट्रिशन के लेवल पर आप देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब आप देखते हैं पोषण की विधियां, तो पोषण की विधियों में आपको प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी मिलते हैं, परभक्षी कीटभक्षी मिलते हैं, और परजीवी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं ये है क्या। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राथमिक उत्पादक क्यों कहा? कि पृथ्वी पर अगर
अगर भोजन का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया तो वो कौन से थे, वो सारे के सारे प्लांट्स थे। ठीक है ना। अब आ जाता है कि पादपों में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, या पादप जगत में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स या किस तरीके के प्लांट आ जाते हैं। तो देखें, इसके अंतर्गत हम निम्न को सम्मिलित करते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके एल्गी आ जाते हैं, आपके ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, आपके टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए और एंजियोस्पर्म हो गए। यानी हम अगले वाले चैप्टर में इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको पादपों में सम्मिलित किया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर दिया हुआ है, वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसकी हम बात कर लेते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। देखो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण, और ये मैं आपको बता भी चुका हूं फंजाई वाले के अंदर भी। पीढ़ी एकांतरण में देखें, सामान्यतः सभी पादपों में, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, सभी के अंदर आपको सामान्यतः दो पीढ़ियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन, एक होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन, और दूसरी होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है ना। बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी। बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है वो हमेशा और हमेशा कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, ऑलवेज डिप्लॉइड, ध्यान में रख लेना। और जो आपकी गैमेटोफिटिक पीढ़ी है या युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है वो आपकी हमेशा और हमेशा कैसी रहती है? हैप्लॉइड रहती है, अगुणित रहती है। अब इन दोनों पीढ़ियों के मध्य पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रोसेस कैसे चलती है, उसकी बात हम फ्लोचार्ट की फॉर्म में कर लेते हैं। बात कर लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो देखिए, वैसे तो हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को स्टडी किया हुआ है। मैंने आपको दो तरीके के पीढ़ी एकांतरण बताए हुए हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप और डिप्लॉन्टिक टाइप। लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं कि जैसे किसी पादप के अंदर एक द्विगुणित युग्मनज है, एक डिप्लॉइड जाइगोट है, ठीक है ना। और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, इस डिप्लॉइड जाइगोट में एक मियोसिस के थ्रू जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन आपका जब कंप्लीट होगा, पहले मियोसिस फर्स्ट एंड देन उसके बाद में मियोसिस सेकेंड, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपको कितनी मिलने वाली है? 4 कोशिकाएं आपको मिलेंगी। और चारों कोशिकाओं की प्लॉइडी अगर आपको पूछ ले कोई, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर ये हैप्लॉइड होंगे। तो यानी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? जाइगोटिक मियोसिस है एक प्रकार का, है ना। और जाइगोटिक मियोसिस जब हुआ तो आपको हैप्लॉइड स्पोर्स मिलते हैं। क्या मिले आपको? हैप्लॉइड स्पोर्स मिले, अगुणित बीजाणु मिले। इन अगुणित बीजाणुओं से किसका निर्माण होने वाला है? तो देखिए, अगुणित बीजाणुओं से फर्दर जो है आपके गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, और इस युग्मकोद्भिद के ऊपर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस से क्या बनेंगे? हैप्लॉइड गैमेट, अगुणित युग्मक, और इन अगुणित युग्मकों के संलयन से
आपका एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो गया। तो यहां पर आप देखें तो ये जो स्टेप है आपकी ये भी हैप्लॉइड है, ये जो स्टेप है आपकी ये भी हैप्लॉइड है, और ये जो स्टेज है आपकी ये भी हैप्लॉइड है। केवल और केवल आपको डिप्लॉइड स्टेज में एक जायगोट ही देखने को मिल रहा है। इस प्रकार का जीवन चक्र कौन सा होता है ना, जहां केवल और केवल आपको जायगोट एक द्विगुणित संरचना के रूप में मिलती है और बाकी सारी संरचनाएं अगुणित हो। कौन से प्रकार का लाइफ साइकिल है ये है हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल। ठीक है ना, ध्यान में रख लेना आप कौन सा है, अगुणित प्रकार का है। ठीक है, हैप्लॉन्टिक। तो ये हैप्लॉन्टिक की बात की हुई है यहां पर। जिसमें एक युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इन स्पोर्स से फर्दर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, और गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू यानी युग्मक जनन की प्रक्रिया, गैमेटोजेनेसिस है ना, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की प्रक्रिया के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो गैमेट्स हैं आपके फर्दर किसका संलयित होकर, फ्यूजन होकर, फर्टिलाइजेशन है, आप इसको यहां पर लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये किसका निर्माण कर लेंगे, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेंगे। तो ये थी बात आपकी किसके बारे में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान में और रखना है कि जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी है ये मुक्त जीवी भी हो सकती है और एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी हो सकती है। ठीक है ना, आप यहां पर बता सकते हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी व बीजाणुद्भिद पीढ़ी कैसी हो सकती है, ये स्वतंत्र भी हो सकती हैं या मुक्त जीवी आप कह सकते हैं, या आश्रित भी हो सकती है। यानी युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर आश्रित रहे या बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर आश्रित रहे, ये सारी चीजें। तो बिल्कुल बेसिक सा हमने प्लांटिंग किंगडम को स्टडी किया है। हमको इसको डिटेल से जो स्टडी करना है वो 3rd चैप्टर के अंदर हम कर लेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पर वही बात कि मैं किंगडम एनिमेलिया को 4th चैप्टर की फॉर्म में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में जितने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा जो एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है उसी को स्टडी कर रहे हैं। तो देखें किंगडम एनिमेलिया या फिर जंतु जगत में जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर फंजाई, प्लांटिक किंगडम और जो एनिमेलिया किंगडम है, तीनों के अंदर मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स को सम्मिलित किया जाता है। किसको, मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स। और सारे के सारे कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक या विषम पोषी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी भोजन जो है वो किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं। और चूंकि एनिमल्स हैं, एनिमल्स को प्लांट से कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो इसका फंडामेंटल फीचर आपको पता ही है कि अभी प्लांट में हमने बात की थी कि प्लांट में सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल का अभाव होता है। ठीक है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की पोषण की विधि किस प्रकार की, तो पोषण की विधि होती है इनमें होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है प्राणीसम, और प्राणीसम का मतलब हो जाता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण किसके समान किया जाता है, जंतुओं के समान। जंतु जगत है और हम कह रहे हैं जंतुओं के समान, तो यानी कि जिस प्रकार से किसी अन्य जीव का भक्षण कर फिर भोजन प्राप्त किया जाता है, उसी मेथड को हम कर रहे हैं होलोजोइक। ठीक है ना। और होलोजोइक में फर्दर आ कौन सा जाता है, हेटेरोट्रॉफिक, विषम पोषी प्रकार का। और विषम पोषी का मतलब जब कोई जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहे, पादपों पर निर्भर रहे, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जैसे कोई पिगमेंट एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्यों कहा, अगर शाकाहारी हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहेंगे,
पादपों पर, और अगर मांसाहारी है तो वे अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहने वाले, क्योंकि वे किसी शाकाहारी का शिकार करेंगे, और शाकाहारी की जो सर्वाइवल है वो किसकी वजह से, प्लांट की वजह से। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी जंतु हैं वो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। बात करें इनमें डाइजेशन की, तो डाइजेशन के लिए भी एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, तो आप सिंपल सा ध्यान में रखें कि पाचन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है इंट्रासेलुलर और दूसरी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर। अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय पाचन हमारी बॉडी में कौन सा होता है बताओ? बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, ठीक है ना, यानी कोशिका के बाहर पाचन की प्रक्रिया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर, यहां पर हमने क्या कहा, डाइजेशन मेनली मुख्यतः एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कुछ जीवों के अंदर जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो भी देखने को मिलता है। जो निम्न वर्गीय प्राणी है, जैसे पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं, है ना, जो सिलेंट्रेट्स हैं, उनके अंदर आपको कहीं मिल सकते हैं कुछ जीवों के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, लेकिन मेनली बाकी सभी जीवों के अंदर आपको बाह्य कोशिकीय पाचन ही देखने को मिलेगा। और बाह्य कोशिकीय पाचन जो है, इसका मतलब कि जब डाइजेशन की प्रोसेस आपकी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, कहाँ होती है, एलिमेंट्री कैनाल में, या फिर आप कह सकते हैं किसी एक कैविटी के अंदर, गुहा के अंदर जब पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के पाचन को हम कहेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन, ठीक है ना। अब देखो कि भोजन के पाचन के बाद में आपको ध्यान में रखना है, जंतुओं में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ग्लाइकोजन और फैट, है ना, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में भोजन का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। फैट के रूप में एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना, ध्यान में रखना, फैट के रूप में तो एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में, और ग्लाइकोजन का जो संग्रह है वो जंतुओं में मुख्यतः कहाँ होता है, तो एक तो होता है मसल के अंदर और दूसरा होता है लीवर के अंदर, यकृत और पेशियों के अंदर ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। अगर बात की जाए जंतुओं के ग्रोथ की, तो देखें पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, लेकिन जंतुओं में जो वृद्धि है वो लिमिटेड होती है, एक निश्चित सीमा तक ही वृद्धि होती है और उस वृद्धि का एक फिक्स पैटर्न होता है, जबकि पादपों में जो है अनलिमिटेड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। ये चीज मैं आपको पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के अंदर बता चुका हूं, ठीक है ना। लोकोमोशन आपको मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर लोकोमोशन देखने को मिलेगा, अधिकांश जो प्राणी हैं उनके अंदर आपको गमन या चलन देखने को मिलता है। कुछ होते हैं जो स्थानबद्ध होते हैं, जो गति नहीं भी करते हैं, ठीक है ना। और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, आपके हायर एनिमल हैं, उच्च वर्गीय जो जंतु हैं, उन जंतुओं में आपको संवेदी अंग देखने को मिलेंगे और आपको एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि आपको देखने को मिलती है, न्यूरल रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, हायर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर। बात आ जाती है एट लास्ट रिप्रोडक्शन की, किसकी आ जाती है, रिप्रोडक्शन की, जनन की। जनन, जंतुओं में जनन दोनों प्रकार का होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से, नर व मादा दोनों के मध्य संगम के माध्यम से संपन्न होती है, थ्रू द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब होता है मैथुन, संभोग या नर और मादा का संगम, जिसे हम कॉपुलेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। और जब कॉपुलेशन होता है तो क्या होता है कि फिर गैमेट फ्यूजन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद में आपका किसी एक एडल्ट का विकास होने वाला है, और फर्दर इसी प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है। तो एनिमल किंगडम के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन, कुछ छोटे मोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं।